डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को महाराष्ट्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान को किया संबोधित। एक राष्ट्र एक कृषि और एक टीम का किया ऐलान। प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद में विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका पर महासम्मेलन को किया संबोधित। कहा, 2029 तक देश की हर पंचायत में पैक्स की स्थापना का लिया गया है निर्णय। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने रविवार को अगरतला के कैलाश शहर में 42.4 करोड़ रुपए की लागत वाले एकीकृत जल पार्क की रखी आधारशिला। विविध मछलियों पर मछली महोत्सव का भी किया उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के मंडी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। उत्तर भारत के कई इलाकों में आज से 24 तारीख तक गर्मी से राहत मिलने के आसार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित किसान सम्मेलन में सहभागिता कर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज हम महाराष्ट्र से एक राष्ट्र एक कृषि और एक टीम का ऐलान कर रहे हैं। शिवराज ने कहा कि यहाँ के किसान मेहनती और प्रगतिशील हैं, उनके भीतर अनंत संभावनाएं समाहित हैं। शिवराज सिंह ने ये भी कहा कि हम क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंतर्गत पुणे में राष्ट्रीय स्तर की लैब बनाने जा रहे हैं। पौधों की मूल प्रजातियों के अनुसंधान हेतु पुणे में ये प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे गुणवत्ता के बीज, मृदा परीक्षण और उत्पादन लागत में कमी लाना होगी। चौहान ने बताया कि ICAR की देश भर में 113 संस्थाएं हैं, जिनमें से 11 संस्थाएं महाराष्ट्र में हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, राज्य कृषि मंत्रालय, ICAR, कृषि विज्ञान केंद्र और सभी कृषि संस्थानों के मिलकर काम करने से कृषि में तीव्र विकास संभव है। खेती में काम करने वाले खेती के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ICAR जिसमें 16,000 वैज्ञानिक हैं, 113 हमारे अलग अलग कृषि अनुसंधान परिषद के अलग अलग इंस्टीट्यूट है, अलग अलग संस्थाएं, जिनमें से 11 तो महाराष्ट्र में ही है। अलग अलग संस्थाएं अपने अपने ढंग से काम कर रही है, कोई दाईं तरफ कोई बाईं तरफ। मेरे मन में यह विचार आया कृषि मंत्री के रूप में कि शिवराज, अगर इन सब संस्थाओं को जोड़ दिया जाए, इनका लक्ष्य तय कर दिया जाए, लक्ष्य प्राप्ति का रोड मैप बना दिया जाए और उस पर पूरी मेहनत से चला जाए तो चमत्कार किया जा सकता है। खेती में चमत्कार किया जा सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्पादन बढ़ाना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। विकसित कृषि संकल्प अभियान से संबंधित एक प्रेस वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इसके लिए कृषि कल्याण विभाग द्वारा 6 सूत्रीय रणनीति बनाई गई है, जिसमें कृषि के हर पहलू पर ध्यान रखा गया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने अपनी रणनीति बनाई है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। एक, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, बाकी सारी चीजें। और एक बहुत महत्वपूर्ण, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उस दिशा में सोचना।
वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस साल का उत्पादन ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हुए हैं। हम यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने देश की जरूरत भी पूरी करेंगे और दुनिया के कई देशों की भी मदद करेंगे। इस साल का ये जो उत्पादन है ऑल टाइम हाई एक रिकॉर्ड है, तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हैं, लेकिन हम यहां रुकना नहीं चाहते। हम अपने देश की जरूरत भी पूरा करेंगे और भारत चूंकि विश्व बंधु भी है तो दुनिया के कई देशों को भी मदद करेगा। और हमारा तो सपना और संकल्प है एक दिन भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। सारे संस्थान जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको एक साथ लाके एक दिशा में ले जाएं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद में गुजरात राज्य सहकारी संघ द्वारा विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका पर आयोजित महासम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता शब्द पूरे विश्व में आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वर्ष 1900 में था। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में 2021 से सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास शुरू हुआ है और इसीलिए सहकारिता वर्ष की शुरुआत भारत में करने का निर्णय लिया गया। श्री अमित शाह ने कहा कि 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई शुरुआत के तहत सहकार से समृद्धि और विकसित भारत में सहकारिता की भूमिका के 2 सूत्रों को देश के सामने रखा गया। उसी शुरुआत के अंतर्गत गुजरात में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में हुए परिवर्तन के लाभ जब तक निचले स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्स और किसानों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक सहकारिता क्षेत्र मजबूत नहीं हो सकता। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने रविवार को त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कैलाश शहर में 42.4 करोड़ रुपए की लागत से एक एकीकृत जल पार्क की आधारशिला रखी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में राज्य की समृद्ध संस्कृति की प्रदर्शनी और विविध मछलियों पर एक मछली महोत्सव का उद्घाटन भी किया। अपने संबोधन में राजीव रंजन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताते हुए कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र में 2014 और 15 से 9.08% की वृद्धि हो रही है, जो भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सबसे अधिक है। मत्स्य पालन क्षेत्र में त्रिपुरा की विशाल संभावना को पहचानते हुए उन्होंने आधुनिक तकनीक, एकीकृत खेती और नवाचार के उपयोग के माध्यम से मांग और आपूर्ति के बीच की कमी को पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। राजीव रंजन ने कहा कि देश के 11 एकीकृत जल पार्कों में से 4 पूर्वोत्तर क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक त्रिपुरा में बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने हितधारकों से त्रिपुरा को एक मछली आधिक्य राज्य में बदलने और त्रिपुरा की 1.5 लाख टन की मांग से अधिक 2 लाख टन मछली उत्पादन की लक्ष्य की दिशा में लगन से काम करने का आग्रह किया ताकि ये मछली का निर्यात करने में सक्षम हो। मिश्रित हरी खाद वाली खेती एक टिकाऊ खेती पद्धति है जिसमें कई हरी खाद वाली प्रजातियों को एक साथ उगाया जाता है ताकि मिट्टी को एक ही फसल से मिलने वाले लाभों की तुलना में अधिक लाभ मिल सके। मिश्रित हरी खाद से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। विभिन्न हरी खाद वाली प्रजातियों में नाइट्रोजन को स्थिर करने, मिट्टी की संरचना में सुधार करने और पोषक तत्वों को छोड़ने की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। कुछ हरी खाद खरपतवारों की घनी वृद्धि को दबा सकती हैं। हरी खाद वाली फसलों को उगाने से मिट्टी और आसपास के वातावरण में जैव विविधता बढ़ती है। इससे लाभकारी कीटों, परागणों को और मिट्टी के जीवों को लाभ हो सकता है। मिश्रित हरी खाद मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली और टिकाऊ दृष्टिकोण है। मिश्रित हरी खाद की फसलों को हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करके किसान अधिक लचीली और उत्पादक कृषि प्रणाली
तैयार कर सकते हैं। फसलों की उत्पादन लागत को कम करने के साथ ही रासायनिक उर्वरकों पर किसानों की निर्भरता कम करने एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कृषि सखियों की नियुक्ति की जाएगी। इस तरह राज्य में कुल 800 कृषि सखियों का चयन होगा। इन्हें हर माह 16 दिन काम करके गांव-गांव में जाकर किसानों को प्राकृतिक खेती के गुण सिखाने होंगे। इसके लिए इन्हें रोजाना 300 रुपए मानदेय और 200 रुपए यात्रा भत्ता दिया जाएगा। बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि कृषि सखियों का मुख्य कार्य किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना, पंजीकरण कराना, प्रशिक्षण दिलाना और फसल चक्र के दौरान तकनीकी मार्गदर्शन देना होगा। इन्हें प्रशिक्षित करने के लिए किसान मास्टर प्रशिक्षक कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्र एवं प्राकृतिक खेती संस्थानों की मदद ली जाएगी। कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए इन्हें मोबाइल डिवाइस के लिए सहायता राशि दी जाएगी ताकि मोबाइल से किसानों को तुरंत सलाह दे सकें। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के किसान आर्थिक रूप से सफल हो रहे हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति में हो रहे बदलाव का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। ये योजना लगातार देश के अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में सफल साबित हो रही है। इस योजना को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य ही किसान वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में दी जाती है। इससे गरीब किसानों को न केवल आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि वे कृषि गतिविधियों में सुधार कर उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों में ग्राम अनंतखेड़ी के किसान दिनेश पाटीदार ने बताया कि योजना किसान की आर्थिक समस्या हल कर रही है। योजना के पैसों से कृषि सामान खरीदते हैं, कई प्रकार की सहायता मिल जाती है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने आईआईटी रोपड़ की सराहना की है, जो अन्य आईआईटी की तुलना में अपेक्षाकृत नया है तथा इसकी स्थापना छोटे शहरों में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 2008 में की गई थी। आईआईटी रोपड़ द्वारा आयोजित और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित प्रगति संस्थापक फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की स्टार्टअप क्रांति अब केवल मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रह गई है। उन्होंने पारंपरिक क्षेत्रों में परिवर्तन के माध्यम से उच्च क्षमता वाले कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी रोपड़ की सराहना की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि ये स्टार्टअप्स भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 सबसे कमजोर देशों से निकालकर 2047 तक दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने में सहायक होंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पर्पल रिवॉल्यूशन को जमीनी स्तर पर नवाचार की एक बानगी के रूप में प्रदर्शित किया। लेवेंडर की खेती जो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी शहरों में शुरू हुई है, अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फल फूल रही है और इस क्षेत्र में 3000 से अधिक स्टार्टअप लाभ कमा रहे हैं। और खरीफ फसल की तैयारी शुरू हो गई है। इस साल समय से पहले हो रही बेमौसम बारिश को देखते हुए किसान समय से पहले खरीफ खेती किसानी की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि इन दिनों हर दूसरे तीसरे दिन में बारिश हो रही है और खेतों में पानी भरा हुआ है। मौसम को देखते हुए किसान सूखा बोने के लिए खेतों में ट्रैक्टर से हल चला रहे हैं, ताकि अच्छी बारिश होते ही सूखा बोने के लिए बीज का छिड़काव कर सकें। छत्तीसगढ़ में धमतरी के ग्राम डाही सहित आसपास के गांवों में रबी सीजन के धान फसल की कटाई मिंजाई जारी है। क्षेत्र के कई गांवों में अभी भी 40% कटाई नहीं हो पाई है। बेमौसम बारिश के चलते कटाई मिंजाई प्रभावित है, लेकिन मौसम खुलने के साथ तेजी से धान फसल की कटाई मिंजाई होगी। दूसरी ओर सिंगल फसल लेने वाले और मानसून पर निर्भर होकर खेती किसानी करने वाले जिले के किसान अपने खेतों में खरीफ धान फसल लेने की तैयारी में जुट गए हैं। किसान खेतों की साफ सफाई कर उसमें गोबर सहित उर्वरक डाल रहे हैं। वहीं रबी फसल की कटाई मिंजाई कर चुके किसान अब पुनः अपने खेतों की साफ सफाई में जुट गए हैं।
और आइए अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीरें जो आज ही सुबह ली गई हैं। यहाँ तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दरअसल मौसम विभाग ने कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और केरल में 24 मई तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका जताई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में 24 मई तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और असम के कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। इसके साथ ही पंजाब और पश्चिम बंगाल में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत अधिक वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ आंधी आने की संभावना जताई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में 22 मई तक लू चलने का अनुमान जताया है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के किसान नर्सरी में उगी सब्जियों को धूप से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मूंग, मक्का, सब्जियों और चारा फसलों की समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान धान की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। यहाँ के किसान मूंगफली और आम की पकी पौध की तुड़ाई और खुदाई का काम भी कर लें। वहीं मध्य महाराष्ट्र के किसान मूंगफली, बाजरा, सब्जियों और बागों की समय पर सिंचाई करें। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के गन्ना किसान गन्ने के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखने के उपाय कर लें। विदर्भ में किसान मूंगफली, मूंग, सूरजमुखी, तिल और धान की अच्छी पैदावार के लिए समय पर और उचित सिंचाई करें। तेलंगाना के किसान धान की फसल को सूखने से बचाने के लिए इनके खेतों में जल स्तर 5 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। वहीं आंध्र प्रदेश के किसान गन्ने के खेतों की समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। साथ ही यहां पर किसान मक्के की पकी फसलों की कटाई का काम भी कर लें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान गन्ना, तिल, मूंग, उड़द, तरबूज और ककड़ी जैसी खड़ी फसलों की अच्छी पैदावार के लिए समय पर सिंचाई करें। तमिलनाडु के पश्चिमी इलाकों के किसान ज्वार की बुवाई जारी रखें। यहाँ इस मौसम में गन्ने के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। साथ ही यहाँ के किसान केले के पौधों से फलों को गिरने से रोकने के उपाय भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत
ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ क्षेत्र को फल, सब्जियां, फूलों और मसालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ के मेहनती किसान और बागवान विविध फसलों का उत्पादन करते हैं। इन दिनों इस क्षेत्र में खुबानी का सीजन जोरों पर है और यहाँ के खुबानी देश भर की प्रमुख मंडियों में अच्छी मांग में है। राजगढ़ क्षेत्र में खुबानी की विभिन्न किस्मों की बागवानी की जाती है और इसकी गुणवत्ता के कारण इसे देश की प्रमुख मंडियों में भेजा जाता है। वर्तमान में एशिया की सबसे बड़ी फल मंडी आजादपुर दिल्ली में खुबानी का भाव गुणवत्ता के अनुसार 40 से 80 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है, जबकि कुछ किसानों की खुबानी मात्र 20 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। राजगढ़ क्षेत्र की जलवायु खुबानी उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय पूरे क्षेत्र में लगभग 223 हेक्टेयर भूमि पर खुबानी की बागवानी की जा रही है, जिससे हर वर्ष लगभग 683 मीट्रिक टन खुबानी का उत्पादन होता है। और खेती किसानी के साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भारतीय सैन्य बल ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के खिलाफ कड़ा प्रहार करते हुए दुश्मन की मिसाइलों को बेअसर किया। इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड ने वीडियो जारी कर भारत के सुरक्षा कवच और सैन्य बल की ताकत की एक झलक दिखाई। अमृतसर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए भारत के अभेद्य सैन्य उपकरणों का डेमो दिखाया। भारतीय सेना ने डेमो के जरिए दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली, L-70 एयर डिफेंस गन समेत भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किए गए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार या बुधवार को सुनवाई करेगा। सेना की शोपियां सीआरपीएफ 178 बटालियन ने संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई की। आतंकियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार। कार्रवाई में 2 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, 43 लाइव राउंड्स और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बेहद संवेदनशील ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक एजेंट को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। गुजरात के राजकोट में अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार एक्शन में है। पुलिस ने 38 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में एक भीषण हादसे की खबर है, जहां एक 4 पहिया वाहन सीधे जगबुड़ी नदी में गिर गया, जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।